नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। माना कि नहीं फर्क पड़ता किसी को किसी के ज्ञान से, माना कि नहीं फर्क पड़ता किसी को किसी के ज्ञान से, इल्तजा सिर्फ इतनी है कि चुनना अपना नेता ध्यान से। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर देश में हमारा लोकतंत्र बचा रहता है, संविधान बचा रहता है, जो मौजूदा संविधान है, तो हमें ये मतदान करने का अधिकार हमारा महफूज रहता है, सुरक्षित रहता है। दूसरा, हम देश की राजनीति को किस तरह से समझें, क्योंकि इसमें इसका व्यवहारिक पक्ष भी है और सैद्धांतिक पक्ष भी है। और इस समय हमारे देश की जो व्यवहारिक राजनीति है वो क्या कहती है और हम सैद्धांतिक राजनीति को किस तरह से समझें। क्योंकि एक भवन होता है, यानी राजनीतिक भवन को हम देखते हैं तो उसके कंगूरे पे कहें या उसके टेरिफ पे कहें, आज खूब जो कुछ हो रहा है आप सबके समक्ष है। कभी कुछ, हर दिन एक नया पत्ता फेंका जाता है, हर दिन। और इतने सब कुछ समझने करने में बहुत तेज़ी चाहिए। और जो एक तरफ तो गोदी मीडिया है, आपने देख ही लिया, और दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया अपने भरसक प्रयास में जुटा हुआ है कि किस तरह से सच्चाई के करीब जाके लोगों तक जो है जानकारी, सही जानकारी, राजनीतिक जो जानकारी, गतिविधियां हैं उसकी जानकारी साझा की जाए। और वहीं हमें, अच्छा ये तो है जो आप जिसे कहते हैं कि प्रैक्टिकल, आप देख लो ना कि हम सैद्धांतिक राजनीति तो आपको बाहर नहीं मिलेगी जो अब चल रहा है, उसमें तो आपको एक व्यवहारिक राजनीति है, जो हो रहा है किस तरह से क्या हो रहा है। और सबसे ज़्यादा आज जो खतरा हो चुका है वो बदजुबानी का हो चुका है कि किस तरह से जो मुंह में आया, जिस नेता के आया वो बोल रहा है जिस तरह से। और उसको, क्योंकि अब इसके पीछे मैं अब सैद्धांतिक रूप से आऊँगा कि ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना जी। अब इसको समझते हैं। तो मोटे तौर पे हमने आपको समझा दिया कि जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दो राजनीति के पक्ष हैं, और दोनों में से हमने पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि विचारधारा को हमने समझने की कोशिश की थी, उसी पक्ष को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम समझेंगे कि किस तरह से जो राजनीतिक दल हैं ये अपनी विचारधारा को क्यों आह्वान करते हैं, किस लिए करते भी हैं या नहीं। क्योंकि एक तरफ विचारधारा पे काम होता है और दूसरी तरफ कार्यशैली कह सकते हो, कार्यप्रणाली कह सकते हो। तो उसको हम समझते हैं कि क्यों राजनीतिक दल विचारधारा का जो आह्वान करते हैं वो इसलिए करते हैं कि सरकार चलाने की व्यवस्था है उसे कैसे सुनिश्चित किया जाता है, ये पहला बिंदु है। साथ ही शासन का जो आधार, शासन करने का आधार है वो क्या है, वो भी बात है। और उसने, यानी उसकी शासन जो करने की प्रणाली है, प्रक्रिया है, वो क्या होगी, ये भी है। कुछ सवाल जुड़ते हैं, मिसाल के तौर पर कौन शासन करेगा, कैसे शासन करेगा, वगैरह वगैरह। ये आंतरिक उनके दल की बात है। सरकार किन सिद्धांतों के अनुसार काम करेगी, क्योंकि उनके विचारधारा हो या ना हो, लेकिन कुछ नियम कायदे, कुछ बिंदु होते हैं जिन पे वो काम करते हैं। और दूसरी तरफ जब हम सरकार चुनने की बात करते हैं तो वो उसको भी हम समझ लें कि उसकी प्रक्रिया आज क्या। हमारे यहाँ पे अब मशीनों से सरकारें चुनी गई हैं, पिछले कुछ समय से आप देख रहे हो, कुछ सालों से देख रहे हो लगातार। और इस पर बहुत ज़्यादा जो है आज जो है ऑब्जेक्शन कह लो, या इसमें आप कह लो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत जो पेश आने लगी, जो सामने आई, उसमें यकीन कुछ कम हुआ है लोगों का। तो ऐसी बहुत सारी याचिकाएं भी कोर्ट में डाली गई। तो ऐसे में एक सुप्रीम कोर्ट के बहुत प्रसिद्ध और वरिष्ठ अधिवक्ता है महमूद पराचा, वो इस मशीनों के चुनाव को लेकर क्या कहते हैं, जरा उनके विचार सुन लेते हैं, फिर हम अपनी आगे की बात करेंगे। मशीन जो हैं वो वोटों के लिए नहीं है। नहीं, मैं कैसे देखूंगा। मैं तो 5 जनवरी 2024 से निरंतर इस लड़ाई को लड़ी रहा हूँ और हमारे बहुत सारे साथी भी लड़ रहे हैं। हमारा तो मतलब इसमें कोई मुश्किल काम तो है ही नहीं ना। अब मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी टीवी चैनल का नाम जो है HNP न्यूज़ है, तो मैं भी यही कहूँगा और यहाँ जितने मौजूद लोग हैं वो भी यही कहेंगे। कोई बेईमान व्यक्ति होगा जो ये कहेगा कि आपके चैनल का नाम HNP न्यूज़ नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी तो यही कहा है और कुछ थोड़ी कहा है कि चुनाव जो हैं सबसे सुरक्षित, सबसे सस्ते, सबसे अच्छे, सबसे ट्रांसपेरेंट सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होते हैं। कंप्यूटर और मशीनें चुनाव कराने के लिए बनी ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैंने दुनिया के सब कंप्यूटर के जो एक्सपर्ट्स हैं, और उनके एक साथी भी हैं एलन मस्क, जिनको वो बोल रहे थे कि ये टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा दिमाग रखते हैं, उनको भी कोट किया है उन्होंने भी मुझे ये कहा है कि पेपर बैलेट से ही चुनाव होते हैं। जो भी मशीनों से चुनाव कराना चाहता है वो गड़बड़ी करना चाहता है, ऐसा मेरा मानना है। जिसे फ्रॉड करना होगा वो मशीनों का नाम लेगा, जिसको धोखाधड़ी करनी होगी वो मशीनों का नाम लेगा, जो ईमानदारी से चुनाव कराना चाहेगा वो पेपर बैलेट की ही बात करेगा। चाहे भारत हो, चाहे यूरोप हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जापान हो, कहीं भी हो, जिसे बेईमानी नहीं करनी होगी वो
मशीनों की बात भी नहीं करेगा, बल्कि कहेगा कि इसको दूर भगाओ। तो आपने महमूद प्राचा जी को सुना, जो कि उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और अपना एक मुहिम ये छेड़े हुए हैं कि किस तरह से जो मशीनों द्वारा चुनाव है देश में ये बंद हो। और खैर अब ये तो अब समय बताएगा, लोगों की साथ चाहिए होता है, क्योंकि बदलाव एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं कि बदलाव लाने के लिए बहुत बड़ी एक हिम्मत भी चाहिए और साथ में उसके पीछे जिसे कहते हैं साथ भी चाहिए, सहयोग चाहिए होता है लोगों का। ठीक है जी, अब हम समझते हैं अपने विषय पे आते हैं कि जो राजनीतिक विचारधारा है ये किस तरह से जो शासक वर्ग है उसको वैधता तो प्रदान करती है, और समय आने पर किस तरह से देश में बदलाव लाना है तो उसके लिए भी जो प्रभुत्वशाली जो लोग होते हैं, यानी जो शासक होता है, शासक वर्ग होता है, उसको जोड़ तोड़ की जो है बदलाव लाने की क्षमता वो रखते हैं। चलिए, अब विचारधारा जो है वो कर्तव्य उन्मुख कैसे करती है जो अपने उसके अनुयायी, जो उसके समर्थक होते हैं, यहाँ तक कि उनको इस तरह से प्रेरित करती है कि वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें, जो राष्ट्र के नाम या जो उस विचारधारा को लेकर जो जिसके समर्थक जिसके होते हैं उसके संघर्ष हेतु हमेशा वो तैयार रहते हैं। अपने समर्पण का एहसास का वो जब प्रदर्शन करते हैं तो वो सब कुछ अपना जान माल सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये तो है विचारधारा से संबंधित। हम आगे अब बात करेंगे कि किस तरह से जो हमने कहा था कि बड़ा इसका जो ये साइंटिफिक टेम्पर के इज़म नहीं है, बहुत सारे इज़म हमने आपको बात करी थी कि किस तरह से जो उसमें साम्राज्यवाद भी था, समाजवाद भी था, पूंजीवाद भी था, ये जितने भी इज़म हैं, यानी कैपिटलिज्म और हो गया, इम्पीरियलिज्म हो गया, तो ये सारे वादों को ये इनके ऊपर कहा गया था कि ये साइंटिफिक टेम्पर के नहीं होते। लेकिन आगे उस किताब में, यानी जिस किताब से हमने आपको हवाला दिया था, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, O.P. गाबा साहब की लिखी हुई है, तो इसी में आगे बयान किया गया है कि ये साइंटिफिक टेम्पर के जो आइडियोलॉजी ना भी हो विचारधारा, लेकिन ये एक जिसे कहते हैं कि साइंस ऑफ आइडियाज जरूर है। ठीक है जी, और ये विचारधारा शब्द कहाँ कब इसका ओरिजिन हुआ, इस पे भी हम आपसे बात करते हैं। और अभी जो है आप देखिए, इसमें एक साथ में बात एक और जोड़ देना चाहेंगे हम कि नीति भी है, विचारधारा तो होती है, नीति भी है, नियत भी होती है, लेकिन आज विदेश नीति जो है हमारी डगमगा रही है। तो विदेश नीति का पहला आधार तो ये है कि किसी भी देश की हो, क्योंकि नीति पर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। नीति का जो मुख्य लक्ष्य होता है ये कि किसी भी विदेश नीति मोटे तौर पर हम आज यहाँ पे बात कर रहे हैं कि विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य ये होता है कि किसी से भी आप कितनी भी मीठी बात करो, कैसे भी बात करो, कूटनीतिक से बात करो, जैसे भी करो, उसका मूल आधार ये है कि हम अपने देश को कितना फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, या हमारे देश के पक्ष में, हमारे देश के हित में क्या है, हम उसी तरह की ही भाषा बोलते हैं, उसी तरह की रणनीति तैयार करते हैं। ये नीति का आधार बता रहा हूँ, क्योंकि हम आज तो विचारधारा पे बात कर रहे हैं, आगे नीति पे करेंगे। फिलहाल मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि विदेश नीति का आधार यही है कि अपने स्वदेश को, यानी अपने देश के हित में क्या है, पहले उसे समझना होता है। एक बात तो ये है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि किस तरह से जो ये विचारधारा है, ये इसका ओरिजिन कहाँ से हो, ये शब्द आया कहाँ से, तो इसको भी हम समझते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में स्पष्ट किया था आपसे कि लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म यानी उदारवाद, पूंजीवाद, और साम्राज्यवाद, मार्क्सवाद, और आपके जो नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म एट्सेट्रा जितने भी हैं, ये सब के सब जो हैं इनकी प्रकृति जो है वो वैज्ञानिक नहीं होती। ये जो है वैज्ञानिक टेम्परामेंट के नहीं होते। विचारधारा की बात हो रही है, आइडियोलॉजी की बात हो रही है। मेन कारण क्या है कि डिफरेंट group may adhere to different ideology, hence differences among them are inevitable. Ideology therefore give rise to love-hate relationship which is not conducive to scientific temper. गोया कहना ये है कि ये जो अलग अलग ग्रुप होते हैं इनके बीच में मतभेद होते हैं, तो ऐसे में ये इनेविटेबल है मतभेद होना, क्योंकि ये अपनी अपनी उसकी जो विचारधारा से उसके समर्थक होते हैं, और दूसरी एक विचारधारा दूसरे से वो उसकी पक्षधर नहीं होती, तो इसमें डिफरेंसेस तो होना इनका स्वाभाविक है। तो आइए समझते हैं कि ये जो विचारधारा शब्द है, आइडियोलॉजी है, इसका ओरिजिन कहाँ से है। तो कहना गलत ना होगा कि 18वीं शताब्दी के मध्य में, यानी 1754 के आसपास
डेस्टूट डी ट्रेसी, ये फ्रांसीसी एक दार्शनिक हुए हैं। इन्होंने उस वक्त एनलाइटनमेंट के दौर में, मतलब ड्यूरिंग लिखा है वहाँ पे, उस दौरान कह लीजिए एनलाइटनमेंट के शिक्षा का जब उसमें प्रसार कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था, डेस्टूट डी ट्रेसी, ये फ्रांसीसी एक दार्शनिक हुए हैं। तो उन्होंने इसे चिंतन में लिया, वैचारिक विज्ञान के रूप में इसे वर्णित किया है। पीछे लिखा है कि ये साइंटिफिक टेम्परामेंट की नहीं है, विचारधारा जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट की ये नहीं होती, तो वो एक अलग पहलू है, उसकी प्रकृति में जो वैज्ञानिक पक्ष है वो कमज़ोर है। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो है आइडियोलॉजी जो है ये क्या है, आइडियोलॉजी एज द साइंस ऑफ आइडियाज़, ये लेकिन क्या है कि ये विचारों का एक विज्ञान है, ये मानते हैं डेस्टूट। तो हमने आपको बता दिया कि जो 18वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांसीसी दार्शनिक डेस्टूट डी ट्रेसी द्वारा ये पहली बार प्रयोग में लाया गया था। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।